नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन अब जनता का विरोध सामने आने लगा है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने का जिम्मा दिया है, जिसके तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने क्षेत्र में पहुंचे और टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें स्थानीय लोगों और कुछ पूर्व सैनिकों के विरोध का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी को घेरा गया और लोगों के विरोध को देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां से खिसकते हुए नजर आए। वहीं 5 वर्षों के दौरान कोई मंत्री क्षेत्र में नहीं आया, सांसद ने भी नहीं किया क्षेत्र का कोई विकास। वहीं क्षेत्र के किसी भी समस्या का नहीं किया गया हल। पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं क्षेत्र के लोग। क्षेत्र की खस्ता हाल सड़कों को नहीं हुई मरम्मत। वहीं चुनाव के दौरान क्षेत्र में नजर आते हैं मंत्री और सांसद। वहीं 5 वर्षों के दौरान कोई मंत्री क्षेत्र में नहीं आया नजर। तो इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे और हमारे संवाददाता धनराज गर्ग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस वक्त संवाददाता धनराज जुड़ चुके हैं। धनराज, आपसे ही जानना चाहूंगी, ये पूरा वाकया जिस तरह से हुआ, लोगों का विरोध जो है देखने को मिला, क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है? बीजेपी भले ही 5 सीटें उत्तराखंड की लोकसभा की जीतने का दावा कर रही है, लेकिन अब जो विरोध है वो जनता का निकलकर सामने आने लगा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सभी कैबिनेट मंत्रियों को और विधायकों को एक जिम्मा दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में जाएंगे और प्रचार प्रसार अपने प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे। उसी के दौरान आप देखिएगा कि जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, वो कहीं ना कहीं जो टिहरी लोकसभा की प्रत्याशी हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनके पक्ष में वोट मांगने गए थे क्षेत्र में, लेकिन उनके साथ माला राज्य लक्ष्मी भी मौजूद थी और उसी दौरान जो वहाँ के निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं इसका विरोध जताया। और आप देखिएगा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से गणेश जोशी का विरोध करते हुए पूर्व सैनिक नजर आ रहे हैं। उनकी सिर्फ ये आरोप थे कि जो सांसद है या फिर मंत्री है वो 5 सालों तक क्षेत्र में नहीं आते और जब चुनाव का समय आता है तो ऐसे में मंत्री और सांसद कहीं ना कहीं क्षेत्र में पहुंचते हैं और उनसे वोट मांगने की अपील करते हैं। लेकिन वही देखिएगा कि उनका ये भी आरोप है कि अभी तक यदि सड़कों की हालत देखें तो सड़कों की हालत खस्ता है, वहीं पीने के पानी की समस्या लगातार उनके सामने बनी रहती है, लेकिन कोई मंत्री या फिर कोई भी सांसद उनकी नहीं सुनता है, न ही कोई समस्या का समाधान किया जाता है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मंत्री गणेश जोशी का विरोध किया गया और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से वो गाड़ी में बैठे और किस तरीके से वहां से निकल लिए। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कमियां सरकार की हैं वो अब निकलकर सामने आने लगी हैं और लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वहीं धनराज, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से जनता सभी जानती है और जिस तरह से आपने भी बताया कि लोगों को साफ तौर पर है कि जब भी इस तरह इलेक्शंस आते हैं तो तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं तब बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, पर उसके बावजूद देखने को मिलता है कि उसके बाद कोई भी उस जगह पर नहीं आता या जायजा जो है उस जगह का नहीं लेता। तो ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कि क्या उनका कहना है कि इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध किया गया है मंत्री का और सांसद का, और जब आप देखिएगा कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता का सीधा सीधा सवाल है कि क्या मंत्री और सांसद सिर्फ चुनाव के दौरान ही क्षेत्रों में दिखते हैं, उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो कहीं उनका चेहरा नजर नहीं आता। क्योंकि लगातार हम देखते हैं और जनता का ये आरोप भी है कि जो मंत्री हैं या सांसद हैं वो समस्या का समाधान नहीं करते हैं और इस पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस यानी कि विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं चुस्की लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी दल की तरफ से भी कहीं ना कहीं बयानबाजी शुरू हो चुकी है और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है
कि 5 साल जरूर पांचों सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास रही हैं, लेकिन जिस तरह का विरोध हो रहा है इससे साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को उत्तराखंड में मात खानी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह का विरोध मंत्री गणेश जोशी का किया गया है तो इससे साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं जनता परेशान जरूर है, लेकिन कुछ जनता है कि जो अपनी बात कह नहीं पाती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो विरोध करके अपनी बात को सामने रखते हैं। और जब एक मौका पूरे 5 साल कहीं ना कहीं सांसद और मंत्रियों के पास रहते हैं, लेकिन एक मौका यही 5 साल में आता है जब चुनाव आता है, तो चुनाव के समय जनता के पास ये मौका होता है और कहीं ना कहीं उस मौके की तलाश में जनता रहती है कि आखिर कब उनके बीच मंत्री और सांसद पहुंचे और वो उनको खरी खोटी सुनाए। और आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से खरी खोटी गणेश जोशी को सुनाई गई है और किस तरीके से गणेश जोशी वहां से खिसकते हुए नजर आए हैं। इससे साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का भी यही कहना है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से धनराज ने पूरी जानकारी दी और बताया कि इससे आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी को कहीं ना कहीं अब तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं, किस तरह के हालात जो हैं उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने वहीं नानकमता में डेरा प्रमुख की हत्या पर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वहीं बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और यही नहीं, वहीं नानकमता के डेरा प्रमुख बाबा तरसैम सिंह की हत्या के बाद सरकार और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बाबा तरसैम ने खुद अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी, उसके बावजूद भी उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। वहीं बेखौफ बदमाश उन्हें सरेआम गोली मारकर फरार हो गए हैं और पुलिस अब तक उन्हें नहीं पकड़ पाई है। बहुत ही दुखद घटना है और हम लगातार कहते रहे हैं कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और नानकमता साहिब गुरुद्वारे के जो डेरा प्रमुख हैं उनकी सुबह हत्या हो जाती है और अपराधी वहाँ एक हफ्ते से वही उसी डेरे में रह रहे थे और उन्होंने रैकी की और खुलेआम हत्या करके चले गए। आज कल चुनाव का माहौल है, चुनाव है, सीआरपीएफ है, पुलिस फोर्स है, हर जगह पुलिस तैनात दिखाई दे रही है, उसके बावजूद हत्या होने के मायने साफ तौर से हैं। और खटीमा उधम सिंह नगर माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है और इतनी बड़ी वारदात होती है तो साफ तौर से अपराधियों का राज है और डर और भय समाप्त हो चुका है। अपराधियों में बेखौफ हो चुके हैं, जनता में डर का माहौल है, भय का माहौल है, कब क्या न हो जाए। ऐसे हमने लगातार विधानसभा सत्र में भी कानून व्यवस्था को लेकर हमारे माननीय विधायकों ने भी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जोईवाला में कांग्रेस कार्यकाल खोला गया है और जिसका उद्घाटन कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने किया है। वहीं पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल सहित पार्टी के कई अन्य नेता व कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उनसे तन मन और धन से चुनावी तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। वहीं वीरेंद्र रावत ने कहा कि भाजपा संविधान बदलने की बात कर रही है, लेकिन देश की जनता को लोकतंत्र और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर पूरा विश्वास है। और मेरा निवेदन है कि जनता का कल्याण, विकास, बेरोजगारों के लिए रोजगार, महंगाई को नियंत्रित करना, भ्रष्टाचार का खात्मा और जो अराजकता है उस अराजकता की समाप्ति, यही सब मुद्दों पर चुनाव मैदान जो लोगों से जुड़े, जनता जनार्दन से जुड़े होते हैं, उन्हीं पर कांग्रेस और अलायंस हमारा गठबंधन चुनाव है। ये 400 पार किस मानसिकता को दर्शाता है?
उनके पीछे मानसिकता ये है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए, तानाशाही की सरकार बन जाए, और वो 400 पार इसलिए मांग रहे हैं ताकि संविधान को बदल सके। लेकिन भारत की जनता का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास है, अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान पर हमको विश्वास है, और हम इसको बदलने किसी को भी इसको छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। सर, अगर हम बेरोजगारी की बात करें, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर खासा मुद्दों को लेकर चुनाव जा रहे हैं। आज पूरे न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का युवा बेरोजगार है। घर घर में एक बेरोजगार जो है बैठा हुआ है। ये दंश जो है हर घर झेल रहा है। महंगाई का दंश हमारी महिलाएं झेल रही हैं, और महिला सुरक्षा का दंश हम लोग झेल रहे हैं। हमारा उत्तराखंड राज्य झेल रहा है इसको। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता जो है पिछले 10 वर्ष से हरिद्वार की जनता विशेषकर अपने लापता सांसद और लापता विकास को खोज रही है। तो हम जो है आज इस बार जो है दूसरे इन्होंने चेहरा जरूर बदला है, लेकिन कार्य करने की इनकी शैली तो वही पुरानी है। और ये भी 4 साल रह चुके हैं मुख्यमंत्री। इन्होंने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में एक भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है, इसलिए इनको जो है घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने विकासनगर के बरोटीवाला और जीवनगढ़ और वहीं हरबटपुर का दौरा कर वहां पर जनसभाओं को संबोधित किया। इन जनसभाओं के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण नौजवान परेशान है और वहीं सांसद भी 12 वर्षों तक लंबी ताने सोए रहे हैं। हरीश रावत के कार्यकाल में सहारनपुर से कालसी तक रेलवे लाइन का प्रस्ताव पास कराया गया था, लेकिन सांसद ने सदन में कभी भी उस मुद्दे को नहीं उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के कार्यकाल में ही बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र राणा जी से। में कम घूमना और अब बदलेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और ये बयार आप सबके और हम सबके जवाबदारी की बयार होगी। खाली एक तरफ मन की बात करने से गुजारा नहीं होगा। आप सवाल करना, मैं सवाल का जवाब दूंगा। नैतिक जिम्मेदारी, अगर मैं सरकार में बैठता हूं तो सरकार के ओहदे में क्या खाली गाड़ी घोड़े में घूमना है हमने? अरे नियोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो जब आपको भाई अगर तो सवाल जवाब की सरकार चाहिए तो इंडिया एयरलाइंस अपने यहाँ तक। देखिए, आपके यहाँ से कोई और है नहीं, कांग्रेस की सरकार है। क्यों खराब करते हो अपना मत? हल्द्वानी में सबराज आश्रम में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रत्याशी प्रकाश जोशी सहित कई विधायक और पूर्व विधायक व जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव में भाजपा को रोकने और अपने प्रत्याशी का माहौल बनाने को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जिस तरह का कार्यकाल सांसद का रहा है उससे लोग बेहद ही खफा हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को अब लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हदियेश ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं नानकमत्ता के डेरा प्रमुख की हत्या के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से लचर है। बहुत शानदार चुनाव शुरू हुआ है। मैं आभारी हूं कांग्रेस के हमारे तमाम परिजनों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने जिस तरह मेरा मनोबल बढ़ाया, जिस तरह से मेरा उत्साहवर्धन किया है, निश्चित तौर पर उनकी ताकत के दम पर हम जनता के बीच मजबूती से जाएंगे और चुनाव को जीतेंगे। कांग्रेस मजबूती से 5 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। केंद्रीय विषय है, प्रांतीय विषय है, स्थानीय विषय है। अभी हमने देखा नानकमत्ता क्षेत्र में कल जो हत्या हुई है बाबा तरसेम सिंह जी की, वो साफ दर्शाती है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं केंद्र की सरकार के राज में और राज्य की सरकार के राज में। इस राज से छुटकारा पाने के लिए मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि भारी पक्ष में कांग्रेस के आप लोग मतदान करें। बाबा तरसेम की जो हत्या हुई है उसमें भी उन्होंने पहले ही लेटर जारी किया था कि 23 दिन पहले बाबा तरसेम सिंह जी ने कहा था मेरी जान को खतरा है। कोई सूद लेने वाला नहीं। नानकमत्ता गुरुद्वारा जो हम सब की आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, देश विदेश से जहां पे लोग आते हैं,
वहां पे खुलेआम हत्यारे ऐसे मर्डर करके भाग जाते हैं और यहाँ पे उधम सिंह नगर पुलिस सोई हुई है। तो कानून व्यवस्था कैसी है इस प्रदेश की साफ अभी दिखा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और संयुक्त लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई है। वहीं चुनाव आयोग ने सभी प्राप्त नामांकन की प्रशिक्षण करने के बाद 5 लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन सही पाए हैं और इनमें सबसे ज्यादा 14 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट पर सही पाए गए हैं और जबकि पौड़ी गढ़वाल के लिए 13 और वहीं टिहरी गढ़वाल के लिए 11, नैनीताल के लिए 10 और अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए 8 नामांकन सही पाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सर्विस मतदाताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली है। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगंदे ने बताया कि प्रदेश में 93,187 सर्विस मतदाताओं की लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें से कि 90,554 पुरुष और वहीं 2,633 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में रह रहे जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट मतदाताओं को मतदान करना चाहते हैं तो उन्हें 12C फॉर्म या फिर प्रत्यक्ष रूप से मतदान के लिए फॉर्म M भरकर अपने क्षेत्र के ERO माइग्रेशन प्रमाण पत्र और वहीं पते के प्रूफ के साथ जमा करना होगा। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का ये अवसर श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला के वोटर्स के लिए है। समीक्षा का प्रक्रिया पूर्ण किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा और जो सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टिहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 नॉमिनेशन पत्र को खारिज किया गया है। टेक्निकल 14 नहीं हरिद्वार का 14 वैलिड पाया गया है। नैनीताल में 10 पाए गए और हरिद्वार में जो 7 रिजेक्ट हुए हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुए हैं। आज के वैलिड जितने पाए जाएंगे उसके पश्चात 30 मार्च का अंतिम दिवस होगा। 30 मार्च को 3 बजे तक जो वैलिड नामांकन करने वाले प्रत्याशी होंगे वो अपने नाम वापसी का भी आवेदन कर सकते हैं अगर वापस लेना चाहे तो। 3 बजे के पश्चात उनके आवेदन पत्र लिए। महत्वपूर्ण बिंदु ये सर्विस वोटर्स के बारे में जितने भी हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी निर्वाचक नामावलियाँ पूर्ण तैयार हो गई हैं और उसके आधार पर 93,187 सर्विस वोटर्स जो सेना में कार्यरत सैनिक होते हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के कार्यरत सैनिक होते हैं उनको दिए जाएंगे। उसमें 90,554 पुरुष और 2,633 महिला इनको उसमें दर्ज किया गया है। 93,187 पुरुष हैं वो सर्विस वोटर्स 90,554 और जो महिला सर्विस वोटर्स हैं 2633 2633 जी। महत्वपूर्ण जानकारी मैं सब साझा करना चाह रहा हूँ। जो जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स हैं वो भी अपना जो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं फॉर पोस्टल बैलेट। उसका जो प्रारूप होगा वो फॉर्म 12C होगा। उसके अलावा अगर वो फिजिकली वोट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए फॉर्म M होगा। तो ये जानकारी हमारे ERO नेट के माध्यम से और बाकी जो उनके जो EROs होते हैं उनके माध्यम से उनको उपलब्ध करा दी गई है। ये परिवारों से और व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म M और 12C सबमिट करना चाहते हैं ये अपने जहाँ पर निवास रहते हैं वहाँ के ERO कार्यालय में जाकर 3 डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना होगा। उसमें पहला डॉक्यूमेंट जो फॉर्म M है और फॉर्म या फिर फॉर्म 12C दोनों में से कोई एक। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पर वो वर्तमान में निवास कर रहे हैं वहाँ का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो भी उनके पास अभिलेख उपलब्ध होगा वो जमा करना होगा। और तीसरा जो अभिलेख है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो उनको प्राप्त हुआ होगा रिलीफ कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर के जो होंगे वहाँ से जो भी प्राप्त हुआ होगा या अन्य कोई ऐसा अभिलेख जो उस कार्यालय से उनको जारी किया गया है, उदाहरण के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। तो इनको जमा करने के उपरांत हमारे जो ERO होंगे अन्य राज्य के वो इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन मोड से ही कंसर्न्ड ARO को भेजेंगे जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होंगे। ये सुविधा केवल 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए उपलब्ध होगी। उसमें श्रीनगर,
अनंतनाग और बारामूला। तो ये उनके प्रदेश भर में बढ़ रहे तापमान के बीच मौसम विभाग ने पहाड़ से लेकर मैदान तक आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश का अंदेशा जताया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 29, 30 और 31 मार्च को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, जिसके चलते बढ़ रहे तापमान से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उसके बाद देखेंगे 29 और 30 को जो एक्टिविटी बढ़ेगी। तो 29 तारीख को और 30 तारीख को कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं उनमें अनेक स्थानों पर, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जनपद है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। फिर 31 तारीख को भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है रेनफॉल की एक्टिविटी रहेगी। तो इसमें जो है कुछ स्थानों तक में जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी। तो वार्निंग की बात करें तो जो 29, 30 और 31 तारीख को है, तो इसमें जो है उत्तराखंड में जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है। तो बात करें 29 तारीख में जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि की संभावना है और जो है तेज जो है झोंकेदार हवाएं जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, ये चलने की संभावना है। उसी तरीके से 30 तारीख को भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय और जो मैदानी क्षेत्रों में भी जो है थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है और जो है तेज जो गस्टी विंड्स, जो तेज झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की चल सकती हैं। उसके बाद जो है 31 तारीख में भी देखेंगे तो फिर 31 तारीख में जो है पर्वतीय क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले, वहाँ पर जो है थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की एक्टिविटी मिलने की संभावना है। तो अभी जो ये कहेंगे कि अभी अगले जो है 5 से 7 एक हफ्ते की बात करेंगे तो जो एक्टिविटी मेन 29, 30, 31 तारीख को उत्तराखंड में मिलने की। देखिए जो इसमें ज़्यादातर वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है लाइट और मॉडरेट कैटेगरी की ही पॉसिबिलिटी है, मध्यम दर्जे तक की वर्षा मिल सकती है 29, 30, 31 तारीख में। और बर्फ़बारी की भी बात करें तो बर्फ़बारी भी जो 4000 मीटर हैं या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर हल्की से मध्यम बर्फ़बारी भी मिलने की संभावना है। लक्सर में खानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खानपुर पुलिस ने बालावाली बॉर्डर पर चेकिंग अभियान के दौरान एक गाड़ी से लाखों रुपए का कैश बरामद किया है। ये अभियान लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लागू हुई आचार संहिता के चलते चलाया गया था और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर की एक गाड़ी को रोका गया और जिसमें से कि 3,86,700 रुपए बरामद किए गए हैं। गाड़ी में सवार लोग इस रकम का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए, जिसके चलते पुलिस ने रकम को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पर आए तो आपके पीछे एक गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर है UP 11BW 1072। इसमें 4-5 लड़के थे। मैंने इन्हें हाथ दिया तो इन्होंने गाड़ी वहाँ पर नहीं रोकी, तेजी से गाड़ी आगे ले गई। आगे हमारे नेगी जी खड़े थे, नेगी जी ने इन्हें रोका। नेगी जी और हमारी टीम के द्वारा सघन चेकिंग की गई तो इनकी गाड़ी से हमें कैश बरामद हुआ जो 3,86,700 रुपये। लड़के का नाम जो मुख्य है इनमें अजनर है, अजनर अहमद। पिताजी का नाम उसके असलम है। ये रहने वाले गांव खुर्द, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के हैं और इन्होंने बताया कि ये संभल में किसी दवाई की कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से घर जा रहे थे और ये जो पैसा कम है इनके वेतन है। लेकिन जब हमने वेतन से संबंधित इनसे प्रूफ मांगा तो यह कोई भी संतोषजनक डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दिखा पाए। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था में हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए 2 युवकों को 12 बोर के तमंचे व चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों युवकों की पहचान जो है कैफ और एहवनाश के रूप में की गई है, जिनके खिलाफ थाना हाजा में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।